स्टार्ट करें, किसी क्वेश्चन तो नहीं लास्ट में बोलेंगे। ये क्वेश्चन है लास्ट टाइम वाले में तो पूछ सकता है भी नहीं। अच्छा, कल क्या काम किया था हमने? कल एक फॉर्म बनाया था, एक पेज बनाया था, उसमें एक फॉर्म था और फॉर्म में क्या था कि जो इनपुट फील्ड्स हैं उन पे वैलिडेशन अप्लाई की थी। दूसरा, वैलिडेशन अप्लाई होने के बाद अभी रन नहीं किया मैंने। वैलिडेशन अप्लाई के बाद जो फील्ड अगर फिल हो गई हुई है तो उनको प्रिंट करा रहा था। आज का काम करना है हमने, इस जो फील्ड में डाटा पड़ा हुआ है, जो इनपुट फील्ड में डाटा पड़ा होगा उनको उठा के नेक्स्ट पेज पे ले जाके वहां शो कराना है हमने इस पर। ठीक है, ये टास्क हमारा आज। एक बार मैं आपका रन करने पहले। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो दूसरा पेज है ना जहाँ पे हमें डाटा शो कराना है, वहाँ पे डाटा को पास करते हैं। बाद में इसको उस पेज का यूआई बनाते हैं। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा आइडिया हो क्लासेस वगैरह के बारे में, क्लासेस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है, मैंने एक क्लास के अंदर कोई डाटा पास करना है तो पास करता हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, मसलन मैंने फर्ज करो कि यहाँ कहीं पे नहीं है, एक मैं क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इस स्टूडेंट को बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फर्ज कर लिया मैंने, एक उसका आईडी चाहिए, एक उसका नंबर नेम चाहिए, रोल नंबर, उसका आईडी चाहिए। ठीक है, मैं वो बना लेता हूँ। इंटीजर में स्ट्रिंग में रोल नंबर दे देता हूँ और स्ट्रिंग में ही उसका नेम दे देता हूँ। अब इस डाटा को इस क्लास में लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास की ऑब्जेक्ट को बनाएगा। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, स्टूडेंट, और इसके अंदर जैसे लास्ट शुरू क्लास में बताया था मैंने, दिस डॉट रोल नंबर और दिस डॉट नेम। ठीक है, अब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, उसका एक तो क्लास का नाम। हाँ जी, जिस वेरिएबल में रखना है बेसिकली। ठीक है, मैं कहता हूँ st1। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका रोल नंबर चाहिए, मे बी 1 2 3, दूसरा नेम ABC। ठीक है, ये इसका हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि मैंने स्टूडेंट को डाटा पास करना था 1 2 3 और ABC। मैंने कैसे पास किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो अपने विजिट्स के केस के अंदर, स्टेटलेस स्टेटफुल। ठीक है, स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट क्या है, बेसिकली सिंपल क्लासेस हैं। मैंने क्लास के अंदर कोई डाटा पास करना है, मैं कैसे करूंगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, अब सेम चीज अप्लाई करते हैं हम अपने डाटा पेज के ऊपर। इस पेज को चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो ईमेल चाहिए, दूसरा पासवर्ड चाहिए जो कि पिछली फील्ड से आ रहा होगा। मैं वो यहाँ बना लेता हूँ, स्ट्रिंग में ही ईमेल होगी और स्ट्रिंग में ही उसका पासवर्ड होगा। ठीक है, और जैसे कंस्ट्रक्टर में लास्ट टाइम बनाया था हमने, क्या करूँगा, डाटा पेज और उसमें दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट पासवर्ड। ठीक हो गया, जैसे सिंपल रिजल्ट, जैसे पहले समझाया मैंने, क्लास बनाई है, क्लास में रिजल्ट पास किया है, सेम मैंने वही काम किया, कोई नया काम नहीं किया। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या इसका फायदा क्या हुआ, अब जो भी इस क्लास को कॉल करेगा ना, ठीक है, मैंने इस पेज पे नेविगेट कराना बेसिकली, जो भी इस क्लास को कॉल करेगा वो ये डाटा पास करेगा तो इस पेज पे आएगा। यानी जो डाटा भेजने वाला काम था, जो डाटा रिसीव का काम था, वो मैंने कर लिया। जो इस पेज को डाटा लेने के लिए चाहिए था काम, वो काम मैंने यहाँ पे वो कर लिया। सिंपल एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर जो डाटा उसको चाहिए था, किसी भी टाइप का हो सकता है, हमारे केस स्ट्रिंग का था, और उसका मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, एक मैं चीज़ बता दूँ, स्टेटलेस वेरिएबल या स्टेटफुल वेरिएबल डिमांड करता है कि जो आपने ये कंस्ट्रक्टर के लिए वेरिएबल्स बनाए हैं ना, इनको फाइनल होना चाहिए, इन्हें कांस्टेंट होना चाहिए। मैं उन्हें कांस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं, एक कह लो एक अच्छा तरीका है काम करने का। ठीक है, एक काम हो गया कि यहाँ डाटा जो रिसीव करना है वो वाला काम हो गया, और डाटा मैंने सेंड करना है। सेंड कैसे करना है, सेंड मैंने करना है अपने इस प्रिंट की जगह, ऊपर वैलिडेशन हो रही है। ठीक है, अगर वैलिडेट हो गया, काम सही कर गया, फिर आगे मूव करेगा। ठीक है,
अब नेविगेट कराने के लिए ना, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कराने के लिए फ्लटर के अंदर एक क्लास है, उसका नाम है नेविगेटर। नेविगेटर, उसका नाम है नेविगेटर है। ठीक है। लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उस क्लास का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है। उसको काम करने का एक स्पेशल तरीका है। कैसे करते हैं? नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर डॉट, इसमें फंक्शन होगा ऑफ के नाम से। ऑफ के लेता है, ऑफ लेता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अभी मसला ये आ रहा है कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। क्यों? कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है बिल्ड मेथड के अंदर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्टेटस विजेट के अंदर क्या होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो सिर्फ होता है बिल्ड मेथड के अंदर। लेकिन स्टेटफुल विजेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पूरे आपके स्टेट क्लास के अंदर अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट मेरे पास नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट में पास कर देता हूँ इसको, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पास कर रहा हूँ तो ऊपर से पास भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, पैरामीटर रखा है उसका मैंने, तो पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसका सिंटैक्स के खिलाफ है, ये सिंटैक्स नहीं है उसका। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि इस लॉगिन फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है। उसके लिए दो तरीके हैं, मैं एक ब्रैकेट लगा के ये कर्ली ब्रेसेस लगा दूं। ठीक है, सिंपल एक फंक्शन बनाया, लेकिन फंक्शन में क्योंकि है ही एक लाइन, सिर्फ एक लाइन का फंक्शन है, तो कर्ली ब्रेसेस लगाने के बजाय डार्ट में एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, उसे कहते हैं फैट एरो नोटेशन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है। अगर सिंगल लाइन फंक्शन है, अगर मल्टीपल लाइंस होंगी तो ये काम नहीं करेगा, फिर वो ब्रैकेट ही लगानी पड़ेगी। अब मैं, जी हाँ जी, रैप करने के लिए। अच्छा, अब एक काम हो, ये कॉन्टेक्स्ट पास हो गया, नेविगेटर जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए था कॉन्टेक्स्ट उसको मिल गया। अब नेविगेट कराने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पुश फंक्शन। पुश क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करा देगा। ठीक है। समझ आई बात की क्या कर रहा हूँ मैं? डिटेल में उसके बाद बताता हूँ मैं, डिटेल इसकी थोड़ी, अभी सब करके देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट या पुश को क्या चाहिए, पुश को चाहिए एक ऑब्जेक्ट रूट टाइप का, रूट या राउट टाइप का इस एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट को आप अपने तौर पे खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि पेज की नेविगेशन क्या होगी, किस तरह से करेगा, उसके एनिमेशन क्या होगा, सारा डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हमें डार्ट ने कुछ बिल्ट इन रूट के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। उनमें से एक है मटेरियल पेज राउट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, एक रूट की, मैं रूट 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 यूज करना है मैंने, अपना बनाने की बजाय डार्ट में खुद अपना एक दिया हुआ है, उसका नाम है मटेरियल पेज राउट, रूट या राउट जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। अब मटेरियल पेज राउट को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है। रिक्वायर्ड क्या लेता है, चेक कर लेते हैं, उसको एक फंक्शन चाहिए। ठीक है। जो रिटर्न करेगा विजेट, उसका पैरामीटर होगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। मैं वो बना लेता हूँ, बाहर ही बना सकते हैं, मैं यही बना लेता हूँ इसका। एक काम पहले कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि कोड थोड़ा अरेंज हो जाए। यहाँ भी कॉमा लगा देता हूँ, कोड थोड़ा अरेंज हो जाएगा। अब बिल्डर में जो मैंने फंक्शन बना वो फंक्शन बनाता हूँ। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक ही लाइन होनी है, तो मैं वो ब्रैकेट लगाने के बजाय मैं फैट एरो लगा रहा हूँ। अब आगे काम क्या है, मैं जहाँ पे मूव करना है, जिस पेज पे मैंने मूव करना है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा सिंपल। डाटा पेज, डाटा पेज को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, उसको पास कर दें। ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे पहले तो वो वैलिडेट कर देगा कि आपकी रिक्वायर्ड फील्ड आपने फिल नहीं की है, मैं फिल कर लेता हूँ इनको। अभी के लिए कोई डमी टेक्स्ट, पासवर्ड उसका, लॉगिन किया, ईमेल वैलिड नहीं है, इसमें एट द रेट से बटन क्या, वो कंडीशन लगाई थी लास्ट में हमने कि एट द रेट से होना चाहिए, तो जीमेल। अब वैलिडेट हो गया, नेक्स्ट पेज मूव हो गया, नेक्स्ट पेज पे कुछ है नहीं, इसलिए वो एक वो क्रॉस वाला सिंबल दिखा रहा है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर से नेविगेट कर लिया। ठीक है। कैसे किया, मैं एक दोबारा रिकैप दे देता हूँ। नेविगेट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक क्लास, उस क्लास का नाम है नेविगेटर। ठीक है।
मैं क्या बता रहा था, नेविगेटर क्लास है जो कि नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कराने के लिए। ठीक है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, एक स्पेशल पैटर्न है, इस पैटर्न को याद रखना जो मैं लिखवाया ना, नेविगेटर डॉट ऑफ, ये काफी जगह यूज होता है डार्ट के फ्लटर के अंदर ना, ये काफी जगह पे यूज होता है, तो इस पैटर्न को याद रखना। ठीक है, नेविगेटर डॉट या समथिंग क्लास डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आगे उसका अपना काम। ठीक है। तो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये उसका जो उसका बेसिकली जो प्री बिल्ट एक ऑब्जेक्ट है, वो मैंने कॉल कर लिया। कॉल करने के लिए, अब नेविगेट करने के लिए फंक्शन है मेरे पास, उसका नाम है पुश, जो कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कराएगा। ठीक है। अब पुश को क्या चाहिए, पुश को चाहिए एक रूट टाइप का या राउट टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं अपना बनाने की बजाय जो प्री बिल्ट बने हुए हैं मैं वो यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मटीरियल पेज राउट यूज किया मैंने, मटीरियल पेज राउट को क्या चाहिए होता है, एक बिल्डर चाहिए होता है। बिल्डर क्या है, बिल्डर एक फंक्शन है जिसको जो रिटर्न करता है विजिट, और उसका पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में से पैरामीटर पास कर दिया, क्लास का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे होना है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, तो वो डार्ट जो है वो खुद ही कंसीडर कर लेता है कि यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है किस टाइप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे एक क्लास कॉल किया है जो कि विजिट है, स्टेटलेस विजिट है। ठीक है, और विजिट वो रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज मूव कर गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज को बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, सिंपल एक स्कैफोल्ड होगा। स्कैफोल्ड में एक ऐप बार बना देता हूँ। ऐप बार का टाइटल आ जाएगा। टाइटल में टेक्स्ट में दे देता हूँ, उसका नाम में भी डाटा पेज, या कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। और बॉडी के अंदर, बॉडी के सेंटर में एक कॉलम बनाता हूँ। कॉलम बना लें, या चलो सिंपल टेक्स्ट रहने देते हैं। एक टेक्स्ट बना लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं ईमेल ले दूंगा। मेल में इंटरपोलेशन करूंगा स्ट्रिंग की, ईमेल। अब यहाँ पे एक कीवर्ड, एक स्पेशल मैं कीवर्ड यूज करूंगा। कीवर्ड कह रहे हैं या इसको एक स्ट्रिंग कह रहे हैं, स्पेशल स्ट्रिंग यूज करूंगा, बैकस्लैश एन। ठीक है। इन्हें कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली स्लैश एन का मतलब होता है ये नेक्स्ट एन पे आ जाता है। इधर स्लैश पी होता है जो कि टैब देने के लिए होता है, स्लैश पी होता है ब्रेक करने के लिए होता है, मुख्तलिफ होते हैं। स्लैश एन हम यूज करें जो कि नेक्स्ट एन। नेक्स्ट एन पे क्या आएगा, पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर वही पासवर्ड ऊपर से मुझे मिल रहा है, वो पासवर्ड आ जाएगा। सेव करता हूँ। इनपुट फील्ड फिल की, abc@gmail.com, और पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 नेविगेट कराया। तो सेंटर में मेरा वो जो मेरा टेक्स्ट था वो शो हो गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को इश्यू आप लोगों को, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में कि नेविगेट कैसे कराया, या फॉर्म जो पढ़ा था लास्ट टाइम उसमें अभी तक कोई इश्यू आप लोगों को आया हो तो पूछ सकते हैं। कॉलम के अंदर सेंटर काम नहीं करता। अगर कॉलम से करना है, कॉलम करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, मैं बॉडी को कमेंट करता हूँ, मैं कॉलम से करके देख लेते हैं इसको। बॉडी लगानी है, बॉडी में दो टेक्स्ट हैं क्योंकि, तो मैं कॉलम लगा लेता हूँ। कॉलम में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर दो टेक्स्ट आ जाएंगे। एक टेक्स्ट होगा ईमेल का, और एक होगा पासवर्ड का। ठीक है, इसको सेव कर।
कॉलम से किया सबसे पहले तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया। उसको सेंटर में लाने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो वो वर्टिकली सेंटर में आ जाए। वर्टिकली सेंटर में आ गया। हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है वो सिर्फ उतनी है जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, तो उस कंटेंट के अंदर रह के वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं उसको सेंटर में करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं कॉलम की विड्थ पूरी बना दूं और फिर क्रॉस एलिमेंट यूज कर लूँ, या फिर मैं इसको से ऊपर सेंटर लगा दूं। तो सेंटर लगाया, बस ये, वो सेंटर में आ गया। ठीक है बात, क्या चीज? जिसके ऊपर मैं रैप करना है ना, उसके ऊपर आल्ट एंटर करो, तो मुझे वो सारे ऑप्शन दे देगा जो सा मैं चूज करना है। मैं रैप सेंटर करना, तो मुझे रैप सेंटर दे। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, अब एक चीज नोट करो, मैंने ऐप बार के ऊपर बैक एरो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे लगा आ गया, और इसको टैप करने पे वो बैक जाएगा भी। ठीक है, क्या होता है जब आप नेविगेटर यूज करते हैं ना, तो नेविगेटर में एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब वो जिस पेज के ऊपर जाता है ना, वहाँ के ऐप बार के ऊपर एक बैक एरो को ही लगा देता है। ठीक है, आपको खुद लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं लीडिंग के थ्रू। जो ऐप बार में लीडिंग लीडिंग की ऑप्शन होती है, तो ऐप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट में खुद दे देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। आपने अगर डाटा स्ट्रक्चर में थोड़ा पढ़ा हो, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। स्टैक का क्या है, वो एक के ऊपर दूसरा आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट, लास्टली फॉलो करता है। ठीक है, जो फ्लटर के अंदर जो नेविगेशन होती है ना, वो सेम स्टैक की तरह की होती है। एक पेज है जो हमारा बॉटम पे है, जो सबसे पहला पेज है, जो कि हमारे के फॉर्म फॉर्म स्क्रीन है। ठीक है, फॉर्म स्क्रीन को मैंने पुश कराया। आपको याद होगा स्टैक के अंदर एक दो फंक्शन, दो पॉप होते हैं, मेथड होते हैं, एक पुश और एक पॉप। ठीक है, पुश क्या कराएगा, उसके ऊपर एक एलिमेंट ला के रख देगा। ठीक है, यहाँ पे वही काम हो रहा है। मेमोरी के अंदर उसने सेम वही काम किया, एक स्टैक बनाया स्क्रीन का। ठीक है, जिसने फर्स्ट पेज आया, जब पुश कराया उसके बाद दूसरा स्टैक आ गया, दोबारा पुश कराऊंगा वो तीसरा आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जब पॉप कराऊंगा, जब बैक करूंगा, जब बैक का बटन दबाऊंगा या ऊपर जो एरो बटन है उसको दबाऊंगा, तो पॉप वाला काम करेगा, जो सब टॉप पे है ना उसको पॉप करा देगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा स्टैक। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, अब पुश के अंदर एक और वेरिएशन है। एक तो मैं यूज किया ना, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आगे डॉट पुश। ठीक है, इसमें एक और वेरिएशन आती है जो कि सिर्फ नेविगेटर के अंदर होती है। वो क्या होती है, पुश के दो वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट है कि वो डॉट ऑफ करके कॉन्टेक्स्ट करके फिर आगे पुश में पास करूं। दूसरा वेरिएंट ये वाला है। दोनों बिल्कुल सेम काम करेंगे। ठीक है, एक वेरिएंट है कि मैं डॉट ऑफ करके फिर आगे ने पुश कर रहा हूँ, उसमें कॉन्टेक्स्ट पहले पास हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा वेरिएंट क्या है, मैं पुश कराया, और पुश के इन दो पैरामीटर्स हैं, एक कॉन्टेक्स्ट है और एक राउट है। ठीक है, पहले कॉन्टेक्स्ट पास करा दी, बाद में राउट पास कर दिया। जो सा आपको सूटेबल लगता है, जो सा आपके लिए इजी है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात है। अभी तक किसी को कोई इश्यू आया हो? क्लियर है आपका कोई मसला? जी मिस सर। एक लाइन में मतलब, मैंने ऐसा किया कि
अब ये फर्ज करो एक लाइन पे है, अब एक चीज़ देख रहा है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो में होता है कि ये लाइन आ रही है, वो कोड को ना इस लाइन से आगे जाने नहीं देता। जब फॉर्मेट करते हैं ना एंड्रॉइड स्टूडियो, कोड को ना इस लाइन से आगे जाने नहीं देता, इस लाइन की स्पेसिंग आपको सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब वो मैं, क्योंकि वो एक यहाँ पे लाइन आ गई तो उसने खुद एक ब्रेक लगा दी। मैं अपने तौर पर ब्रेक लगाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ब्रेक करे, कैसे करूँगा? मैंने एक तो इसको मैं एक लाइन पे ले आता हूँ। एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, और इसकी एंडिंग ब्रैकेट है ये वाली। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए, तो मैं इससे पहले कॉमा लगा रहा हूँ। अगर कॉमा अप्लाई होता हुआ तो ठीक है, कॉमा लगा दिया, कंट्रोल आल्ट प्लस एल, सी टी आर प्लस आर प्लस, ठीक है मैं की भाई। अब मैं चाहता हूँ अभी जो नेविगेटर जो मटेरियल पेज आउट है, इसकी ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। इससे पहले कॉमा लगा दिया, कंट्रोल आल्ट प्लस एल। ठीक है, अब डाटा पेज जो है इसकी एक ब्रैकेट है, इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाया और कंट्रोल आल्ट प्लस एल में फॉर्मेट करो। इस तरह से फॉर्मेट होता है, जहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया। एक आदत बना लो कि जब एक ब्रैकेट खत्म होना वहाँ कॉमा लगा दिया करो, ब्रैकेट खत्म होने से पहले, ब्रैकेट खत्म होने के बाद, जहाँ पे अप्लाई होता है, हर जगह नहीं, जहाँ पे अप्लाई होता है वहाँ पे अप्लाई कर कॉमा लगा दो। वहाँ पे अप्लाई जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे आपको खुद ही बताता है कि यहाँ पे एरर है, वहाँ सेमीकोलन आ रहा होगा आमतौर पे, या सेमीकोलन आ रहा होगा, या फिर कोई और ऑपरेशन हो रहा होगा। फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि ये वाला काम मैं किया है, यहाँ तो कमांड लगा सकता मैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे फर्ज करो मैं नेविगेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, बनता नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगा सकता और फिर चीज़ें नहीं लगा सकता। ठीक है, इस अलावा खुद लॉजिकल चीज़ भी है, और दूसरा आइडिया को खुद ही बताया कि यहाँ पे कॉमा नहीं लग सकता। तो ये कि ब्रैकेट जहाँ खत्म हो, जहाँ पे शुरू, जहाँ पे एक तो खत्म होने से पहले या खत्म होने के बाद, वो कॉमा लगा दो। कंट्रोल आर्ट प्लस एल करोगे तो आईडी आपका खुद ही इसको फॉर्मेट कर दे। ठीक है बात, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब पुश की जो है, जो नेविगेटर की है ना, नेविगेटर के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, यानी मुख्तलिफ पुश करने के तरीके हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से तरीके हैं। पुश है, एक पुश है रिमूव अनटिल है, पुश नेम्ड है, पुश नेम्ड रिमूव अनटिल है, पुश रिप्लेसमेंट है, पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड है। ठीक है, सारे थोड़ा ट्राई करते हैं, जो नेम्ड वाले हैं वो अभी ट्राई नहीं कर रहे, उनको बाद में देखेंगे, इस टाइम अभी टाइम लगा तो देखेंगे उनको। अभी जो सिंपल वाले हैं उनको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जो सिंपल पुश है वो तो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाएगा, या स्टैक में एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, जो पुश रिप्लेसमेंट है ना, वो क्या काम करता है, जो करंट पेज है ना उसको खत्म करता है स्टैक में से, और उसके ऊपर दूसरा पेज ले आता है। फर्ज करो आपके पास स्टैक है, एक स्टैक में ए पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने बी पेज को पुश कराना है, पुश रिप्लेसमेंट अगर करते हैं ना, वो क्या करेगा, पहले ए पेज को पॉप कराएगा, फिर बी को पुश कराएगा। रिप्लेसमेंट ये काम करता है। ठीक है, पुश एंड मूव अनटिल का काम करता है, पुश एंड मूव अनटिल के पुश कराएगा। एक सबसे पहले क्या काम करेगा, फर्स्ट करो आपके पास ए बी सी डी चार पेजेस है, आपने ई पुश कराना है। ठीक है, आप चाहते हो कि पहले बी सी डी इस सारे पेजेस मैंने पहले खत्म हो स्टैक में से, फिर ई ई पेज पुश हो, कोई ऐसे केस हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ए पुश कर, ए तो पुश है, बी सी डी सारे पुश है, ई जब पुश कराने लगेगा सबसे पहले बी सी डी ये सारे पॉप कराएगा, और फिर ई को पुश कराएगा। इस तरह से काम करता है। ठीक है बात, एक और चीज तो आया था मैं, फिर आगे इनके पेज देखते हैं कि एक पेज से बैक आना है हमने, एक पेज पे चले तो गए हैं, नेविगेट करा तो दिया, अब वहां से वापस भी आना है। ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ बटन मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपना कोई बटन बनाओ, या कि कोई खास फंक्शनैलिटी हो, उस फंक्शनैलिटी की बात पॉप करे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मैं क्या बटन बनाता हूँ, एलिवेटेड बटन, या एक नया बटन बताता हूँ मैं आपको। उस बटन का नाम है टेक्स्ट बटन। ठीक, बटन नहीं है, एक जैसे एलिवेटेड बटन होता है, फ्लोटिंग एशन बटन होता है, ऐसा एलिवेटेड बटन, सॉरी टेक्स्ट बटन में एक बटन होता है। दो चीज़ें चाहिए, तो ऑन प्रेस चाहिए, ऑन प्रेस दे देता हूँ मैं, इसको डिफाइन करता हूँ अभी। दूसरा चाइल्ड चाहिए, चाइल्ड में मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। कॉमा लगाया ताकि फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, और सेव किया, यहाँ पुश कराया।
एलिवेटमेंट क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट शो हो रहा होता है, लेकिन जब इसको टैप करोगे ना आपको, वो बटन वाली एनिमेशन आपको आएगी। एलिवेटर बटन में क्या होता है, वो एक बटन का बैकग्राउंड आ रहा होता है, साइड बाउंड्रीज आ रही होती हैं। टेक्स्ट बटन में क्या होता है, वो बटन का सिंपल टेक्स्ट शो हो रहा होता है, लेकिन उसको टैप करने पे, क्लिक करने पे उसको वो अपनी एनिमेशन दिखाता है। ठीक है। अब मैंने इसको, इसके ऊपर मैंने पॉप लगाना, यानी बेसिकली बैक आना है यहाँ इसको टैप करने में। मैंने क्या करूंगा, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर लो, या सिंपल अपना फंक्शन यूज कर लो। मैं ऑफ से करता हूँ। डॉट ऑफ, एक फंक्शन होता है डॉट पॉप, नाम से आया, स्टैक है। स्टैक में पॉप का मतलब क्या होगा, स्टैक में पेज रिमूव कर देगा। तो सेम वही काम हम कर रहे हैं। क्लिक करने पे उस टैग से पेज को रिमूव कराएगा और बैक आ जाएगा। ठीक है, पॉप का मतलब, पॉप ये काम करता है कि पेज को मैंने बैक बैक आता है। तो जो पुश एंड रिमूव के बारे में बता रहा था मैं, पुश एंड रिमूव क्या काम करता है कि सारे पेजेस को पहले पॉप कराएगा, फिर जो जो जहाँ तक मैं कराना चाहूँ, जहाँ तक मैं कराना चाहता हूँ वहां तक पॉप कराएगा, फिर नेक्स्ट पेज को उसके बाद पुश करा। ठीक है। अब एक केस देखते हैं पुश रिप्लेसमेंट का। अक्सर आपने ऐप्स में देखा होगा, जब ऐप स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन के ऊपर ऐप का लोगो बना होता है, स्प्लैश स्क्रीन बनी होती है। लोगो बना होता है या कोई टेक्स्ट लिखा होता है, कोई इंट्रोडक्शन होता है ऐप का, उसे कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन के दो काम होते हैं, एक तो ऐप की ब्रांडिंग, ठीक है। दूसरा काम होता है कोई ऐसा डाटा जो कि ऐप को चलने के लिए चाहिए, लेकिन हमको पूरी ऐप में नहीं लोड करना चाहता है, जब ऐप लोड होने से पहले वो डाटा लोड हो जाना चाहिए, वो काम स्प्लैश में कराते हैं। ठीक है। मसलन आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जो कि यूजर को लॉगिन करती है, यानी क्रिएट अकाउंट वाला काम है उसका। ठीक है। तो अब आप चाहते हो फर्स्ट पेज में चेक करना है कि अगर यूजर लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो उसको होम पेज के पे ले जाए, वरना लॉगिन पेज के पे ले जाए। तो इस तरह की जो होती है ना, ऐप स्टार्ट होने से पहले जो हमने अपनी लॉजिक लगानी होती है, वो स्प्लैश के ऊपर लगती है। ठीक है। मैं एक स्प्लैश स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे, और स्प्लैश, और एक और काम करता हूँ कि मेन के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले स्क्रीन जो होगी वो स्प्लैश स्क्रीन होगी। स्प्लैश स्क्रीन बना लेता हूँ मैं। इंपोर्ट करा सबसे पहले मटेरियल, और स्टेटलेस विजेट बनाता है, यहाँ पे बनाता हूँ स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल के अंदर एक विजेट बनाता हूँ मैं, स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन के नाम से। ठीक है। और मेन के अंदर यहाँ मैं दे देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। सिंपल काम, क्योंकि नहीं काम नहीं किया, पुराना वाला सारा काम है ये। अच्छा, स्प्लैश में करना चाहता हूँ, तो स्प्लैश में चाहता हूँ कि एक स्कैफोल्ड हो, और स्कैफोल्ड के सेंटर के अंदर मेरा फ्लटर का लोगो आए। ठीक है। ब्रांडिंग करनी है सिंपल, एक कुछ शो तो कराना है ना, एक ब्लैंक स्क्रीन तो शो नहीं करा सकता मैं, कुछ शो कराना है मैंने उसको। तो मैं फ्लटर का लोगो शो करा देता हूँ। लोगो शो करने का तरीका क्या है, एक विजेट है हमारे पास, उसका नाम है फ्लटर लोगो। इसका साइज दे सकते हैं, इसका कलर दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, इसकी एनिमेशन दे सकते हैं, सारी चीज़ दे सकते हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है। ऐप स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ बेसिकली। वो सेंटर नहीं लगाया मैंने, तो सेंटर लगाया ताकि सेंटर में आ जाए। दूसरा, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ इसका, साइज में करता हूँ इसका 45 कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, आपकी ऐप लोड हुई, सबसे पहले इस स्क्रीन के ऊपर आया। अब इस स्क्रीन को मैंने चेक करना है, यहाँ तो कोई कंडीशन चेक नहीं करना। ठीक है। मैं डिलीट लगाऊंगा, एक 5 सेकंड का या 2 सेकंड का डिलीट लगाऊंगा। बेसिकली चेक करना है मैंने कि यहाँ पे यूजर लॉगिन है कि नहीं है, या मैंने कोई डाटा लोड कराना है, कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई डाटाबेस डाउनलोड करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है जो कि ऐप स्टार्ट होने से पहले मैंने कराना है। तो यहाँ सारा काम करा। ठीक है। स्टेटफुल जो बनाया है, इसका मकसद क्या है, स्टेटफुल की यूज़ किया मैंने, उसका एक पर्पज है। अच्छा, अब स्टेटफुल जो है ना विजिट, स्टेटफुल जो होता है, स्टेटफुल विजिट का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है, वो क्रिएट होने से लेकर वो डिस्ट्रॉय होने तक जो पूरा जो होता है, इसे कहते हैं इसको लाइफ साइकिल। क्या, क्रिएट जब होगा, क्रिएट होने पे सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है क्रिएट स्टेट। ठीक है। उसके बाद इस क्लास के अंदर आया। ठीक है। इस क्लास में फंक्शन होता है जो कि क्रिएट स्टेट के बाद कॉल होता है, यानी फर्स्ट समझ लो कि जब आपका पेज लोड हुआ है ना, जब स्टेटमेंट विजिट बना है, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है इनिट स्टेट।
मैं देखा तो उन्होंने खुद ही ऑप्शन दे दिया मुझे इनिट स्टेट का। बेसिकली क्या है ये, स्टेट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पड़ा हुआ है, आपने जैसे बताया था एक फंक्शन पड़ा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, स्टेट क्लास इनहेरिट हो रही है, और इस क्लास के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है इनिट स्टेट, और उस फंक्शन को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, अपने तौर पे उसको खुद रीडिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इनिट स्टेट क्या होता है, जब स्टेटफुल विजिट बनता है सबसे पहले क्रिएट स्टेट के बाद, क्रिएट स्टेट में कुछ काम नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है, यानी इसके बाद जब स्टेटफुल विजिट बनेगा समझने के लिए सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है। मैं इसमें कुछ भी करा सकता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करना चाहता हूँ कि फर्स्ट को लॉगिन चेक करना चाहता हूँ, मैं लॉगिन है कि नहीं है, टीपी से डाटा लोड कराना चाहता हूँ, कोई एपीआई कॉल करना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसा काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टाइमर लगाता हूँ, फर्स्ट करो 2 सेकंड का टाइमर है, 2 सेकंड के बाद वो खुद ही नेविगेट करा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक केस होगा खास, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऐप के अंदर स्प्लैश स्क्रीन आई है, आपने बैक किया तो दोबारा स्प्लैश स्क्रीन आ जाए, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन जब आती है, आपने नेविगेट जब हो गया और बैक किया तो आपकी ऐप किल हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय होती है। अब यहाँ पे काम करूंगा मैं, जैसे बताया पुश रिप्लेसमेंट का, पहले उसको रिमूव कराता है फिर अपना पुश कराता है, तो यहाँ पे वो यूज करूंगा। लेकिन वो करना चाहता हूँ मैं 2 सेकंड के बाद, 2 या 3 सेकंड के बाद। वो टाइमर कैसे लगाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। वो क्या होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, क्या होता है, बात चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनका रिस्पॉन्स फौरन नहीं मिलता आपको। मसलन आपने जो आपके मोबाइल की स्टोरेज है, ठीक है, वो एक्सेस की कोई फाइल पिक करनी है आपने। ठीक है, ये आपने मोबाइल का कैमरा ऑन कराया, कैमरे की जब पिक्चर आएगी तो आपने नेक्स्ट काम करना है, आपको नहीं पता कि कब पिक्चर आएगी। वो यूजर ने कैमरा ऑन कर दिया है, वो 10 सेकंड लेता है, घंटा लेता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि अब टाइम कितना लगना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब हम काम करते हैं तो हम करते हैं एसिंक्रोनसली। ठीक है, कि वो अपना काम जब तक नहीं कंप्लीट करता तब तक आगे मूव नहीं करना मैंने। ठीक है, या फिर एक केस ये हो सकता है वो अपना काम करता रहे, जब वो काम कर ले तो ये खास टास्क परफॉर्म करे लेकिन बाकी प्रोग्राम चलता रहे। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो केस क्या है, एक ये है कि जब तक वो एसिंक्रोनस वाला काम हो रहा है, जो कि टाइम टेकिंग काम है, वो काम हो रहा है, तब तक अपने प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, आगे मूव ही ना करे। ठीक है, फॉर मैंने एग्जांपल दी कैमरे की, कैमरा ऑन कराया आपने, पिक्चर लेनी है। ठीक है, तो जब तक पिक्चर नहीं आएगी तब तक आपने आगे मूव नहीं करना, या पिक्चर जब तक पिक्चर आपने अपलोड करनी है, तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, आपने कैमरा को ओपन कर लिया है, जब तक आप पिक्चर लेके वापस नहीं आते तब तक वो वहीं पे स्टक रहता है, आगे मूव नहीं करता। ठीक है, वो होती है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं है तब तक आगे मूव नहीं करेगा, वहां पूरा हम स्टक हो गया। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि पैरेलली काम करूं मैं। ठीक है, वो क्या होता है कि फर्ज करो आपकी ऐप कोई चीज़ डाउनलोड कर रही है। ठीक है, लेकिन डाउनलोड की वजह से मैं अपनी ऐप को स्टक नहीं कर सकता। तो ये होता है कि जब डाउनलोड हो जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि डाउनलोड आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन प्रोग्राम स्टक ना हो। तो ऐसे केस भी हो सकता है कि वो अपना काम करता रहे, पीछे बैकएंड में काम करता रहे, तो आगे वो अपना काम प्रोग्राम चलता रहे। ठीक है, जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो एक खास टास्क परफॉर्म हो जाए। दोनों केसेस हो सकते हैं। मैं जो काम करता हूँ, काम करता हूँ कि एक जो मैंने दूसरा केस बताया है कि वो अपना प्रोग्राम बाकी चलता रहेगा और टास्क बाद में परफॉर्म होगा। वो कैसे करूंगा, उसके लिए क्लास है, उसे कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर क्लास। फ्यूचर क्लास क्या है, जैसे मैं बताया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, तो डार्ट के अंदर जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो फ्यूचर के थ्रू होती है, फ्यूचर क्लासेस के थ्रू होती है। मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड का डिले हो, तो फ्यूचर डॉट डिलेट, डिले करूंगा कि 2 सेकंड का डिले, एक खास टाइम का डिले दे देगा। डिले के लिए क्या देता है, ड्यूरेशन चाहिए मुझे, ड्यूरेशन एक ऑब्जेक्ट है, कितनी ड्यूरेशन देनी है, मैंने देनी है सेकंड्स में 2 सेकंड। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई। अब 2 सेकंड के बाद क्या करना है, मैंने अपना आगे काम करना है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये काम कर दूंगा, सिंपल यहाँ पर उसको प्रिंट कराना है मैंने, कुछ प्रिंट कराना है मैंने यहाँ। ठीक है, तो होगा क्या कि डिले वाला मैं काम तो करता है लेकिन साथ प्रिंट भी हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब डिले पूरा हो उस टाइम पे प्रिंट कॉल हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा डॉट देन, जो कि फ्यूचर के थ्रू ही मिलता है। जब फ्यूचर कॉल करूंगा फ्यूचर के बाद ही मुझे मिलेगा, डॉट देन। देन नाम से जाहिर है कि जब ये काम हो जाए इफ देन दिस। ठीक है, देन क्या लेता है, देन एक फंक्शन लेता है,
एक फंक्शन लेता है, ये फंक्शन लेता है, ठीक है। फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या है? ये डिक्लेरेशन क्या है, एक डायनेमिक वैल्यू लेता है। डायनेमिक वैल्यू लेता है, यहाँ कोई भी टाइप आ सकता है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। वो फंक्शन बना लेता हूँ मैं, उस डायनेमिक वैल्यू का नाम दे देता हूँ वैल्यू, और फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। फंक्शन बाहर भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक सिंगल लाइन फंक्शन बना रहा हूँ। अब एक चीज़ नोट करना, मैं करता हूँ आफ्टर डिले एंड मे बी 1 2 3। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, कंसोल देखते हैं कंसोल पे क्या आता है। ऐप जैसे रिस्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 से फौरन आ गया, लेकिन जो आफ्टर डिले है वो 2 सेकंड के बाद आया। ठीक है, ये काम हुआ। अगर मैं देन ना करता तो ये आफ्टर डिले फौरन कॉल हो जाता। देन ने क्या किया, उसने 2 सेकंड का पॉज दिया, 2 सेकंड के पॉज के बाद फिर आगे अपना काम किया उसने। और फिर बाद उस ये अपना काम करता रहा, जो भी आपका प्रोग्राम है वो चलता रहा, और इसने अपना पूरा काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम हुआ। वही करने लगा मैं, अभी वही करने लगा। इमेज के बारे में बताता हूँ, इमेज बात बात बताता हूँ। इमेज के लिए ना डायरेक्ट इमेज ऐड नहीं होती, एक थोड़ा प्रोसीजर होता है ऐड करना। तो ये हमें फाइल में ऐड करना पड़ता है इमेज वगैरह, तो जब वो करेंगे ना, पैकेजेस में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल पैकेज पढ़ेंगे तो उसमें बता रहा हूँ। अब मैं नेविगेट कराना है, इसको प्रिंट करके पढ़ देता हूँ। नेविगेट कराना है तो सिंपल नेविगेट करा दूंगा। नेविगेटर डॉट सिंपल पुश लगाता हूँ, मैं पुश रिप्लेसमेंट लगाता हूँ यहाँ पे। क्यों, मैंने वापस स्प्लैश के ऊपर नहीं आना, मैंने स्प्लैश को खत्म करके फिर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाना, लॉगिन या जो मेरे फॉर्म स्क्रीन के ऊपर जाना। कॉन्टेक्स्ट न्यू राउट जैसे वहां पे डिक्लेयर किया था, मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट को बिल्डर चाहिए, लास्ट में सेमीकोलन लगा रहा था पहले, और कॉमा लगा रहा। और बिल्डर को क्या चाहिए, बिल्डर का कॉमा लगा दिया ताकि फॉर्मेट हो जाए। बिल्डर में से पहले फंक्शन चाहिए होता है उसको, जो कॉन्टेक्स्ट लेता है, और उसके अंदर मेरा वो क्लास का नाम जहाँ मैंने मूव करना है, मैंने मूव करना फॉर्म स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे थोड़ा जाइड ले लाया था ताकि वो थोड़ा शो भी हो। अब ऐप स्टार्ट होगी वो आपकी, उसने 5 सेकंड का पॉज लिया और फिर वो आके मूव कर गया। ठीक है बात, लेकिन अब ये चीज़ होगी, मैं अगर बैक करता हूँ ना यहाँ से, तो बैक करने पे मेरी ऐप किल हो जाएगी, वो पुरानी ऐप रन हो, वो स्प्लैश स्क्रीन नहीं आएगी क्योंकि मैंने पुश रिप्लेसमेंट किया होगा। ठीक है, सिंपल पुश करता, मैं बैक करता तो स्प्लैश स्क्रीन दोबारा आ जाती है, जो कि एक आइडियल केस नहीं है। चलो बैक को दोबारा रन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात, ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। फ्यूचर के बारे में बताया, फ्यूचर की समझ आ गई है, फ्यूचर क्या होता है, इसकी थोड़ा आगे डिटेल आएगी, अभी सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने। आगे जब काम करेंगे एपीएस वगैरह के ऊपर तो इसको डिटेल बताऊँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। तो अभी तक कोई आपके जिम्मे को सवाल आया हो तो पूछो। जी। आपके पास ऑपरेटर टाइम लगेगा क्योंकि आप अगर रिलेट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ऑपरेटर टाइम लगेगा। मैंने इम्यूटर ऑन किया हुआ तो स्लो होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा ये। अच्छा, ये जो स्क्रीन आई है सबसे पहले, ये मैंने ऐड नहीं की हुई, ये सिस्टम की अपनी है, क्योंकि एंड्रॉयड 12 के बाद गालबन
एंड जो लास्ट अभी एंड्रॉइड 14 अभी रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो एंड्रॉइड 12 के बाद ये काम हुआ था कि वो जब ऐप लोड होती है ना, जो ऐप का लोगो होता है ना, तो वो शो होता है एज अ स्क्रीन। ठीक है, पहले यहाँ पे वाइट स्क्रीन शो होती थी, जो पुराने वर्जन थे ना, उसमें से पहले वाइट स्क्रीन शो कराता था, लेकिन अब उसने उसको चेंज कर दिया लोगों के साथ। अच्छा, अभी तक एक मसला है आप लोगों को, तो पूछ सकते हो। एक नई चीज़ आने लगा, जो कि एक एरर है जो कि फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है आप लोगों को, कोई समझ कोई मसला नहीं है। आगे मूव करूँ? अच्छा, होता क्या है, जब आप कीबोर्ड ओपन होता है ना, एक चीज़ नोट करना, मैंने कीबोर्ड ओपन किया ना, तो सारा कंटेंट जो है वो ऊपर चला जाता है। यानी जो आपका अब जो वर्किंग एरिया है ना, वो सिर्फ इतना रह गया है। ये यहाँ तक जो कैनवस है, जो आपका जो यहाँ पे आपकी चीज़ बनी है, वो सिर्फ ये यहाँ से लेकर ये कीबोर्ड तक रह गया। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपके पास फॉर्म जो है, फॉर्म या कोई ऐसी चीज़ है जो कि कैनवस में पूरी नहीं आ रही, तो वो एक एरर देता है, येलो लाइन्स दे देता है। ठीक है, मैं करके करके दिखाता हूँ कैसे देता है। हम्म, वो उन्होंने इस चीज़ को, जो फॉर्म जो होते हैं ना, प्रॉपर हैंडल नहीं किया होता। ठीक है, अब मैं सिंपल डमी टेक्स्ट फील्ड बनाया था ताकि वो एरर दिखा सकूं सिंपल में, टेक्स्ट फील्ड। अब क्या एरर एक आएगा, मैं कीबोर्ड ओपन किया तो उसने मुझे येलो लाइंस दे दी। एंड्रॉइड के केस में तक नेटिव एंड्रॉइड जो जो आपका एरर दिखा बता रहे हैं ना, वो नेटिव एंड्रॉइड मेरी ऐप बनी होती है, नेटिव एंड्रॉइड में बिहेवियर नहीं करती। उसमें क्या होता है, वो चीज़ हाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नोट करें, क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो दिखाता है कि ओवरफ्लो हो गया। आपके पास जो साइज है, एरिया जो है काम करने का, वो थोड़ा है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा हो गया तो ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो का बताता है इस तरह से, ये उसने बता दिया। A render flex overflowed by 157 पिक्सल ऑन द बॉटम, बॉटम से 157 पिक्सल जो है वो ओवरफ्लो कर गया। आपने इसको इस एरर को हैंडल करना है, जो कि एक अक्सर आता है जब आप डिज़ाइन बनाते हैं और आपका कंटेंट ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है, तो ये मसला अक्सर आता है। ठीक है, इसको हैंडल कैसे करना है? हैंडल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। वो आपकी जो तरीका है, वो आपकी रिक्वायरमेंट का पे काम करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस इस कॉलम की जगह एक विजेट यूज़ कर लूँ, लिस्ट व्यू। नाम से ज़ाहिर है, लिस्ट व्यू क्या होता है, एक लिस्ट होती है जो कि एक लिस्ट ऑफ कंटेंट को शो कराती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये स्क्रॉलेबल होती है, ये स्क्रॉल करती है। कॉलम स्क्रॉल नहीं करता, रो स्क्रॉल नहीं करती। ठीक है, लिस्ट व्यू जो होता है वो स्क्रॉल करता है, हॉरिजॉन्टली भी करा सकते हैं, वर्टिकली भी करा सकते हैं, जो उसकी डायरेक्शन देंगे हम लोग। इसमें चिल्ड्रन नहीं होता, लेकिन मेन असाइनमेंट इसके अंदर नहीं होते, इसमें ये नहीं होता। बताता हूँ इसके बारे में, बताता हूँ इसके बारे में। अब वो जो मसला था वो मसला हल हो गया, अब वो जो ओवरफ्लो वाला मसला था वो मसला हल हो गया, सिंपल लिस्ट भी लगाया। ठीक है, वो मसला हल हो गया, लेकिन एक चीज़ नोट करो, जब आपका सारा कंटेंट है वो टॉप पे चला गया। ठीक है, लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट कोई अलाइनमेंट नहीं देता आपको, वो एक सिंपल वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लिस्ट में बनाया जाता है और स्क्रॉलेबल होती है वो चीज़। ठीक है, अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन काम कर जाता है, जहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन हो कि आपको अलाइनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ऐसा हो कि आपको अलाइनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ़ अपना कंटेंट फिट कराना है, स्क्रॉलेबल भी हो जाए तो मसला कोई नहीं है, तो वहाँ लिस्ट भी सही काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपने वहाँ पे अलाइनमेंट भी अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे लिस्ट भी काम नहीं करेगा, आपको कॉलम से ही करना पड़ेगा। कॉलम से करने का तरीका क्या होता है, मैंने ये खुद एक तरीका देखा हुआ है, सर्च किया है मैंने, तो मुझे जो मोस्ट सूटेबल लगता है ना, मुझे जो पर्सनली सूटेबल लगता है, मुझे वो तरीका लगता है। बाकी आप खुद कुछ देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, कुछ सीखेंगे तो आपके जहन में कोई सोल्यूशन आता है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे मोस्ट सूटेबल ये तरीका लगता है कि आपके पास एक कॉलम है, आपने उसमें डाटा को अलाइन भी करना है, सेंटर या कहीं भी अलाइन भी करना है, और वो जब ओवरफ्लो का एरर भी ना दे। ये दो दो तीन केसेस होने चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा कॉलम है उसको रैप करेंगे एक विजेट से, उसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट बॉक्स। कॉन्स्ट्रेंट बॉक्स, कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं,
लिमिटेशन कह लो उसकी, या एक लिमिटेड बॉक्स होता है, उसकी एक मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट या विड्थ होती है। ठीक है। उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स देते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्ट्रेंट्स की, जो कि रहता है बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है। बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट्स से देता हूँ मैं। बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट्स अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? मैक्स हाइट है, मैक्स विड्थ है, मिन हाइट है, मिन विड्थ है। मैंने मैक्सिमम हाइट देनी है। मैक्सिमम हाइट क्या देनी है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर एंड तक ये जो पूरा पेज है ना, सिर्फ ये एरिया जो हो ये सिर्फ स्क्रॉलेबल हो, बाकी मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये एक खास हाइट है, इस खास हाइट के अंदर जो एरिया है वो स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं मैक्सिमम हाइट दे देता हूँ। मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया है, ऐप बार से लेकर ये जो नीचे आ रहा होता है, जो बॉटम बॉटम आ रहा होता है यहाँ तक होना चाहिए। अब इसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो पूरी स्क्रीन का साइज है, पूरी स्क्रीन का साइज माइनस स्टेटस बार का साइज माइनस ऐप बार का साइज। और बास मोबाइल ऐसे होते हैं जहाँ पे यहाँ पे सॉफ्ट बटन आ रहे होते हैं, पिक्सल पे से आ रहा होता है। ठीक है, सॉफ्ट बटन आ रहे होते हैं, माइनस उसकी हाइट। पूरी स्क्रीन, पूरी स्क्रीन का साइज, जो हाइट है उसकी, माइनस स्टेटस बार का हाइट, माइनस ऐप बार हाइट, माइनस जो नीचे बटन आ रहे थे उसकी हाइट। ठीक है। सबसे पहले मैं गेट करता हूँ स्क्रीन की हाइट। स्क्रीन की हाइट कैसे गेट करते हैं? स्क्रीन की हाइट गेट करने का तरीका होता है ऐसे, मीडिया क्यूरी से। मीडिया क्यूरी, जैसे आपको भी बताया था नेविगेटर यूज करते हैं, नेविगेटर डॉट ऑफ। मीडिया क्यूरी भी ऐसे यूज होता है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ। मीडिया क्यूरी में क्या होता है? आपके डिवाइस की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है, जो स्क्रीन की बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी वो होती है। डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। साइज के अंदर क्या आता है? साइज के अंदर इस जो पूरा मोबाइल है इसकी हाइट और विड्थ आती है, डॉट हाइट। ठीक है, मुझे पूरी स्क्रीन की हाइट मिल गई। ठीक है, मुझे पूरी स्क्रीन की हाइट नहीं चाहिए, मुझे माइनस ऐप बार की हाइट, माइनस जो स्टेटस बार है, माइनस जो बॉटम बटन बार होते हैं, सॉफ्ट कीज होते हैं, उन माइनस उसकी हाइट। तो माइनस सबको प्लस करके मैं इकट्ठा माइनस कर दूंगा उसमें से। सबसे पहले मुझे ऐप बार की हाइट चाहिए। ऐप बार की हाइट कहाँ से मिलती है? एक प्रॉपर्टी होती है डार्ट फिल्टर के अंदर बिल्ट इन है, के टूल बार हाइट। के टूल बार हाइट, इससे क्या होता है? ये आपको ऐप बार की हाइट देता है। ठीक है। के टूल बार हाइट से क्या मिलता है? आपको ऐप बार की हाइट मिलती है। प्लस अब मुझे जो ऊपर स्टेटस बार है मुझे उसकी उसकी हाइट चाहिए, वो मैं मीडिया क्यूरी से लूंगा। मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट व्यू इंसेट्स कार्बन होता है, वो इंसेट चेक कर लेते हैं। डॉट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मुझे टॉप से चाहिए और बॉटम से चाहिए। फॉर्मूला का तो क्या रेंज हो जाए। ठीक है। अब चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता, और एक और काम करना। अब जो है, अब यहाँ पे देखो, नहीं अब कहीं काम सही कभी कर रहा। अब क्या हुआ? अभी उस एरिया की हाइट तो मिल गई, लेकिन एरिया अभी स्क्रोलेबल नहीं है, वो एरर मुझे भी मिलेगा। एरिया की हाइट तो मिल गई लेकिन एरिया स्क्रोलेबल नहीं है वो। तो स्क्रोलेबल कराने के लिए क्या करूंगा मैं? एक और विजुअल होता है, उसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। ठीक है। थोड़ा वर्ड्स को गौर करना है। सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, स्क्रोल व्यू है जिसका एक सिंगल चाइल्ड होगा। ठीक है। लिस्ट व्यू में क्या था? लिस्ट व्यू में मल्टीपल चिल्ड्रन आते हैं, लेकिन सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू करता है, एक चाइल्ड को स्क्रोल व्यू बनाता है। वो एक चाइल्ड के हमारे केस में कॉन्स्टेंट बॉक्स है, उसका चाइल्ड क्या है? कॉल। इसको रैप करता सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू से। सिंगल चाइल्ड स्क्रोल, सेव किया। अब वो वाला मसला हल हो जाएगा। ठीक है। व्यू पैडिंग है। हाँ, अब वो मसला हल हो गया। व्यू इन सेट में व्यू इन सेट्स होता है कीबोर्ड की आपकी हाइट। जब कीबोर्ड ओपन होता है, जब कीबोर्ड की हाइट होती है वो व्यू इन सेट्स के अंदर आती है। तो जो व्यू पैडिंग है, व्यू पैडिंग जो टॉप है, ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही है स्टेटस बार की, स्टेटस बार कह रहे हैं जो भी इसका नाम होता है, नोटिफिकेशन बार जो भी कह रहे हैं उसको, उसकी हाइट। और ये सॉफ्ट कीबोर्ड आती, जो सॉफ्ट कीज आती हैं बैक, होम और रिसेंट ऐप्स की, ठीक है, उसकी हाइट को बॉटम से मिल जाएगी। बॉटम मैंने इसलिए कहा है, वो हमारे मोबाइल पे फिट नहीं आ रही, लेकिन बाज़ मोबाइल होते हैं जिसमें वो आती है, कि इसमें बॉटम पे लगा दी मैंने ताकि वो हर डिवाइस पे काम कर सके।
अब क्या है, सिर्फ ये वाला एरिया स्क्रॉलेबल है, ठीक है, इससे बाहर स्क्रॉलेबल नहीं है। ठीक है बात, जो वो वाला मसला था वो वाला हल हो गया। ठीक है यहाँ तक बात। अब इसमें एक और चीज़ आती है, इशू नहीं है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट है या आपका यूज़ केस है, वो क्या होता है। फर्ज करो आपने, जो आपकी हाइट है, फर्ज करो मैं फर्ज कर लेता हूँ 100 पिक्सल की आपकी हाइट है, जो आपने कंस्ट्रेंट बॉक्स के थ्रू सेट की है। आपने ऐसा कंटेंट ऐड कर दिया जो कि इस 100 पिक्सल के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन स्क्रोलेबल भी है, कंस्ट्रेंट बॉक्स स्क्रोलेबल है, लेकिन ऐसा कंटेंट उसके अंदर आ गया जो कि इस 100 पिक्सल के अंदर फिट नहीं आ रहा, फिर ओवरफ्लो कह आ जाएगा। उसको भी हैंडल नहीं कर सकते। उसको हैंडल करने का तरीका आप लिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे अलाइनमेंट तो काम करेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाइनमेंट की जरूरत नहीं होगी, पूरा फिट ही हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अलाइनमेंट कोई बनती नहीं है इस तरह से। मैं दिखा रहा था यहाँ पे, अगर मैं इसी के अंदर ही कंटेंट को बढ़ा दूँ, इसी एरिया के अंदर ही, तो आदो स्क्रोलेबल है, जो एरिया है वो स्क्रोलेबल है, लेकिन उस एरिया के अंदर इतना कंटेंट आ गया जो फिट नहीं आ रहा, तो जहाँ पे वो यहाँ पे ये मसला आएगा। ठीक है बात, यहाँ तक क्लियर है जो आप लोगों का इशू, इशू क्या था और सोल्यूशन क्या था, वो समझ आ गया आप लोगों को। दोबारा ये बता देता हूँ, इशू क्या आ रहा था आपके पास। आपका कंटेंट जो था वो बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने से क्या हुआ, कीबोर्ड जब ओपन होता है तो वो येलो लाइंस आ जाती हैं, ओवरफ्लो का एरर दे देता है मुझे। ठीक है, तो ओवरफ्लो के हैंडल करने के लिए दो तरीके बताए हैं, कि या तो उस पूरे एरिया को स्क्रॉलेबल कर दें, लेकिन उस पूरी पूरे एरिया में अलाइनमेंट काम नहीं करेगी। अलाइनमेंट काम कराने के लिए क्या किया है, मुझे कॉलम ही यूज़ करना है, उस कॉलम को स्क्रॉलेबल कराना है। कॉलम, अगर कॉलम को स्क्रॉलेबल करा दूँ तो कॉलम के अलाइनमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। अगर पूरे कॉलम को स्क्रॉलेबल करा दूँ ना, तो उसके अलाइनमेंट काम नहीं करेगी, जो मेरे से अलाइनमेंट काम नहीं करेगी इसके ऊपर। तो क्या किया मैंने, कॉलम की हाइट दे दी, एक फिक्स हाइट दे दी, जो कि क्या हाइट है, ये वाला एरिया, जो वाइट एरिया पूरा, सिर्फ ये वाला एरिया। वो कैसे गेट किया, मीडिया क्यूरी से आपके स्क्रीन की हाइट मिल गई आपको, मीडिया क्यूरी से ही आपको मीडिया क्यूरी व्यू पैडिंग से आपको टॉप की और बॉटम की पैडिंग मिल गई, और के टूल बार से आपको हाइट से आपको ऐप बार की हाइट मिल गई। उसको हाइट में से, स्क्रीन का हाइट से माइनस किया, तो जो हाइट बची वो बेसिकली वाइट एरिया की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिट आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक बात, कोई इशू यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। ये क्लियर है आपको। जी सर, एक बार इसको अपने तौर पर देख लें आप लोग, फिर कोई मसला ज़हन में आता है तो आप पूछें, फिर आगे मूव करें। ठीक है, एक बार रेस्ट भी करना, थोड़ा सा नींद आ रही है, देख लेना। ठीक है, फिर आगे मूव करें। ठीक है।
ये कोई इशू नहीं है। सवाल ना पूछने के दो मतलब होते हैं, सब समझ आ गया, आपको समझ नहीं आई? आप लोगों का कैसा? कुछ समझ नहीं है, सब समझ आ गया। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क है एक। टास्क क्या है कि आप लोगों ने गूगल पे को सर्च कर लें लॉगिन पेजेस और साइन अप पेजेस। ठीक है। आपने क्या करना है, एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। ठीक है। जैसे मर्जी बना लो आप, स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, स्प्लैश स्क्रीन से नेविगेट करेगा लॉगिन के ऊपर। ठीक है। लॉगिन करने के बाद वो, उसमें एक बटन होगा, जाके वो क्रिएट अकाउंट कर सकता है। ठीक है। क्रिएट अकाउंट का पेज होगा, साइन अप बेसिकली साइन अप का पेज होगा, और एक पेज होगा फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है। इस तरह से आपने पेज बनाया, बेसिकली आपने चार पांच स्क्रीन बनानी है। स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद आपकी लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन और होम स्क्रीन। ये पांच स्क्रीन बनानी है। ठीक है। तो घर जाके इसको ट्राई करना आप लोग। ठीक है, किस तरह से काम करता है, और प्रॉपर इसकी नेविगेशन करानी है। तो ये आपने नेक्स्ट क्लास में ना ला के दिखाना, मोबाइल ऐप रनिंग ऐप दिखानी है मुझे। ठीक है। लॉगिन पे क्लिक होने के बाद अगर वैलिडेट हो गया फॉर्म, तो होम पे चला जाएगा। लेकिन लॉगिन पेज के ऊपर एक बटन होगा साइन अप का, और एक बटन होगा फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है। तो आपने उनको यूज करके फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएगा। नहीं मतलब हमें सिर्फ यूआई बनाना है, सिर्फ यूआई बनाना है, आपने कोई डाटा सेव नहीं कराना भी। कोई बात नहीं, इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आपने एक ऐप यूज़ की, फर्ज करो फेसबुक यूज़ किया है, फेसबुक आपको लॉग आउट है, आपके हर पर साइन अप पेज के वो जाते हैं। एक बार आपने अकाउंट बना लिया, तो आपसे लॉगिन पे लॉगिन करके वहाँ चले जाते हैं। वो नेविगेट कराएगा, वहाँ पे बटन होगा, बटन टैप करने पर नेविगेट वहाँ कराएगा। उसका यूआई बना होगा। लेकिन अब फर्ज करो एक ऐसा यूज़र आया जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो वो क्या करेगा? उसको तो अकाउंट बना के पेज चाहिए, उसके बाद साइन अप पेज पे जाना ही पड़ेगा ना उसको। लेकिन एक ऐसा यूज़र आया है जिसका साइन अप से ताल्लुक कोई नहीं है, उसे सिर्फ लॉगिन कराना है, बटन होगा। ठीक है। और फॉरगॉट पासवर्ड पे वो क्लिक करने, फॉरगॉट पासवर्ड से वो फॉरगॉट पे जाएगा, और साइन अप से साइन अप पे जाएगा। करना किस तरह से है, यूआई जैसा से मर्जियाँ बनाए, लेकिन बटन की जो अरेंजमेंट्स है ना, मैं थोड़ी बताया था आप लोगों को। अरेंजमेंट्स क्या होंगी? सबसे पहले तो आपका ये जो है इनपुट फील्ड्स, ये तो बिल्कुल ऐसे आएंगी। ठीक है। बटन भी ऐसे ही आएगा, ये वाला जो फॉरगॉट पासवर्ड का बटन है वो इस जगह के ऊपर आएगा। ये जो इनपुट फील्ड है ना, सेकंड फील्ड है, उसके बॉटम पे राइट साइड के ऊपर। ठीक है। और जो साइन अप का बटन है, या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा, डोंट हैव अकाउंट क्रिएट वन, इस टाइप का कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, वो आएगा बॉटम के ऊपर। ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड में क्या होगा, फॉरगॉट पासवर्ड में सिर्फ एक ईमेल की फील्ड होगी, एक बटन होगा। ठीक है। साइन अप के ऊपर क्या होगा, साइन अप में एक नाम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड होगा, और नीचे बटन होगा। ठीक है। उसको जब बटन को टैप करने पे फॉर्म वैलिडेट होगा, वैलिडेट हो गया तो फिर होम पे चला जाएगा। ठीक है। वैलिडेट नहीं है तो वहाँ पे ऐड दे देगा। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर है, फॉरगॉट पासवर्ड पे पेज के ऊपर आया, ईमेल दी, बटन टैप हुआ, कुछ भी नहीं करेगा, तो फील्ड एम्प्टी है तो ऐड दे देगा। अगर फील्ड एम्प्टी नहीं है, फिल है, तो बैक आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। लॉगिन पे क्या होगा, लॉगिन पे फॉर्म फिल कराएंगे, अगर वैलिडेट हो गया तो होम स्क्रीन के ऊपर, नहीं वैलिडेट हुआ तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ एड शो करा। और सबसे पहले स्क्रैच स्क्रीन आएगी, स्क्रैच में आपका लोगो आएगा, उस भी शो करा लें। आप अपना अपना एक कस्टम कंटेनर बना लें, खुद डिज़ाइन करें। ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको कंटेनर कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है। लेकिन खुद का कोशिश करें, बता देता हूँ, एक नाम, एक विजिट होता है कंटेनर के नाम से, उसको डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग। एक बॉक्स होता है, बॉक्स की हाइट वेट होती है, और कोई चाइल्ड उसका हो सकता है, उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने अपने लिहाज से, बाउंड्री दे सकते हैं उसका, उसका बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है। तो आपने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर इस तरह कुछ बनाना है, फिर लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पर साइन अप, साइन अप ये फॉरवर्ड पासवर्ड, फिर आके होम। ठीक है। होम स्क्रीन के ऊपर आप सिंपल टेक्स्ट शो कराते हैं, या कुछ भी आप बनाना चाहें सो बना सकते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई इश्यू आ रहा है तो पूछो। जो पासवर्ड है ना, जो पासवर्ड फील्ड के बिल्कुल नीचे राइट साइड के, लॉगिन लॉगिन के सेंटर में नहीं,
नहीं, इसको साइड पे यानी बेसिकली यहाँ दो लाइंस बनेंगी, एक फॉरवर्ड पासवर्ड की, एक लॉगिन की। ऊपर वाली लाइन के अंदर फॉरवर्ड पासवर्ड आएगा, नीचे वाली लाइन के अंदर वो आएगा, लॉगिन बटन आएगा। ठीक है, टास्क समझ आ गया। तो ये कोशिश करना आप लोग करने की। ठीक है, कोई मसला है तो वैसे पूछ लेगा। ठीक है, तो अभी एक बार इसको देख लें। ठीक है, अगर नहीं कोई मसला तो फिर फ्री एक बार इनको चेक कर लें जो काम कराया है। इसको एक बार खुद अपने तौर पे ट्राई कर लें क्लास में बैठ के। ठीक है।